रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक और खुश आमदेद। हमारे रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद इंतज़ार होगा आप सबको हमारे उस सेगमेंट का, जिसका यकीनी तौर पर हमें भी इंतज़ार रहता है कि हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराएं। रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में मैं मौजूद हूं आपके साथ, और आज के हमारे मेहमान भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन उनके तारुफ़ से पहले मैं हमारे उन करम फरमाओं का दिल की गहराइयों से मशकूर रहता हूं और रहता रहूंगा जब तक कि हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के तवस्सुस से ये लाइव ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान दी मेमन TV HD के तवस्सुस से आप तक तो पहुंच रही है। और आपने जिस अंदाज से इसे पसंद फरमाया है, शायद ये हम सब के लिए इससे भी ज़्यादा हौसला अफजाई की बात है, और हमें उम्मीद है कि हम इसको और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो दूसरा अशरा है, अभी तीसरा अशरा भी है, और हमें पूरा मौका मिल रहा है कि हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करें। तो पहले हमारे वो स्पॉन्सर्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज,
तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट टेम्पर पार्टनर्स, जिनके हम दिल की गहराइयों से मशकूर रखें, उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे साथ पूरा ताउन किया। नाज़रीन कराम, पहले तारुफ कराते हैं हमारे मेहमानों का, और आज के हमारे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ समाजी कारकुन हैं, समाजी रहनुमा हैं, और अपनी ज़िंदगी का एक गो के इन्हें इस शोबे में आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं कि आया और छा गया, ऐसा ही एक कमोबेश जैतपुर मेमन एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जिन जिन सेक्टर्स में काम करने का आगाज़ किया है उसको बामे उरूज तक पहुंचाया, और इतना वक्त शायद ही मेमन कम्युनिटी में कोई समाजी कारकुन या कोई चेयरमैन अपनी कमेटी को देता हो जितना ये मोहतरम अपने काम को छोड़ के तमाम चीज़ों को साथ चलाते हुए इस समाजी और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं। मेरे साथ मोहतरम है जनाब मोहतरम अमीन सिद्दीक पानावाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। अमीन भाई, बहुत शुक्रिया हमारे आज की इस तकरीब में, हमारी आज की इस महफिल का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू अल्ताफ़ भाई, आपने हमको बुलाया, स्पेशल आपका और अली गोडिल का थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बार फिर आप सबकी भरपूर फरमाइश पर, और हमें भी यकीनी तौर पर जब जब भी हमारे ये स्टूडियो का हिस्सा बनते हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, दिल बाग बाग सा हो जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मेरे साथ मुमताज़ सना खां, एक मुनफरिद आवाज़ जनाब बदर मुनीर कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत अथाह गहराइयों से शुक्रिया आपका, और अब कोई कलाम इनायत हो जाए आज की इस महफिल की मुनासिबत से। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएंगी रुख बदल कर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएंगी रुख बदल कर, वो गुजर जाएंगी रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिशें, हर तलब पर अताओं की बारिशें, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना,
मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत आगाज़ करते हैं मदर साहब। यकीनी तौर पर दिल बाग बाग हो जाता है। और जिस अंदाज से, जब महफिल का अंदाज़ ही इतना रूह पवर हो तो मेहमानों से बात करने का लुत्फ़ और दुबाला हो जाता है। और जिस कलाम का आज आपने इंतखाब किया, ये इस एतबार से भी कि मेरा आगाज़ ही मोहतरम अमीन साहब से कुछ इसी अंदाज़ का होने वाला है, क्योंकि इनकी रवानगी है आइंदा चंद दिनों में जो है उम्रे के लिए। और ये उम्रे की रवानगी हर साल का इनका रिवायत थी, कमोपेश 1990 से मैंने सुना है। और ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, लेकिन नाज़रीन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस इबादत को लोग किस अंदाज में लेते हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि उम्रा, हज, ये तमाम इबादतें, नमाज हमारी पहली। लेकिन इस उम्रे जो 1990 से पहली रमज़ान से इनका जाना होता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से इन्होंने अपने इस सिलसिले को मौकूफ़ करके 15-17 रमज़ान तक जाने की कोशिश करते हैं। इसकी क्या वजह है, यहीं से आगाज़ करूँगा, क्योंकि नात का आगाज़ था, मदीने का जिक्र हुआ, तो मेरे दिल में यही सवाल पहला उभरा है कि मैं आपसे ये पूछूं कि 1990 से मोहतरम अमीन सिद्दीक पानावाला जो हैं वो पहली रमज़ान की कोशिश करते हैं कि मैं मदीना में हाज़िरी दे दूँ, मैं मक्का पहुँचूँ। लेकिन अब गुज़िश्ता चंद सालों से आपने इस सिलसिले को मौकूफ़ किया है। पहले इसकी बुनियादी वजह का पता चले तो मैं नाज़रीन को भी बता सकूँ। अल्ताफ़, बात ये थी कि मैं हमेशा जो है ना पहले रमज़ान में मदीने में ही जाता हूँ, फिर वहाँ से मक्का जाता हूँ। लेकिन 4 साल से जब मैं जमात में आया ना, तो जमात का काम इतना ज़्यादा हो गया रमज़ानों में आपको तो पता है काफ़ी लोग परेशान हैं। जी। तो उस परेशानी से ज़्यादा मैंने ये समझा कि भाई उम्रा भले 15 दिन के बाद जाए, पहले इनकी परेशानी कम से कम हो जाए। तो यही वजह थी जो मैं लेट होता गया। अब इंशाल्लाह कल मैं चले जाऊंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम, ये एक्चुअली मैं ये सुनवाना चाह रहा था हमारे मोहतरम मेहमान की ज़बान से कि काम कोई छोटा नहीं होता। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मेरी मखलूक की खिदमत करने के लिए जितना भी वक्त हो सके, जितना भी आपका सरमाया लग सके, वो कम पड़ेगा। तो शायद मैं सलाम पेश करता हूँ सर आपको। मेरे हिसाब से बिरादरी की खिदमत करना जो है ना वो ज़्यादा सवाब है। क्या बात है, क्या इबादत है ये। कि मेरी अकेले की इबादत से बेहतर है कि मैं लोग जो 1546 लोग जो नीडी पसंद है उनकी मेहनत करना, उनका राशन का इंतज़ाम करना, सारा काम करना, ये ज़्यादा सवाब है। क्या बात है। मैं आपने इबादत का नेक्स्ट लेवल जो है ना वो बयान कर दिया है हमारे लिए। नो डाउट ये सारी इबादत जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं ये ज़रूरी हैं हम सब के लिए, लेकिन इंसानियत की खिदमत से बड़ी इबादत क्या हो सकती है। आपके 3-4 शोबे हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, और जो शोबा आपके हाथ में दिया गया और उससे ताल्लुक़ जो है वो अवामुन्नास का ही है, मतलब वो ये किसी ख़वास के लिए नहीं है। हेल्थ कार्ड कि आप देख रहे हैं, ई कॉमर्स सेक्शन को आप देख रहे हैं जैतपुर मेमन एसोसिएशन की, और राहत एमरजेंसी, मैं तीनों को अलग अलग आपसे बयान दूंगा इन तीनों के हवाले से। सबसे पहले हेल्थ कार्ड की तरफ आते हैं। हेल्थ कार्ड यकीनी तौर पर मेडिकल फैसिलिटी को आसान करना, एक हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ और उसमें आपने, आपकी टीम ने, आपके सदर मोहतरम आसिफ मजीद साहब ने, उनकी पूरी काबीना ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ जैतपुर में। कैसे देखते हैं इस काम को और कहाँ तक पहुँचा ये काम और कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जैतपुर जमात 3 साल से ये काम कर रही है। सबसे पहले मेरा विज़न था कि लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे अगर वो जमा कर लेता है और हॉस्पिटल जब जाता है तो वो बेचारा उसका खर्च हो जाता है। मुझे एक सवाल यहाँ, आपने कहा 3 साल से, मेरा ख्याल है अगर 3 साल से ये काम हो रहा है तो किसी भी मेमन जमात में, इवन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और वर्ल्ड मेमन ने भी अब इसका आगाज़ करना शुरू किया, तो ये सबसे पहली जमात थी? जी हाँ, सबसे पहली जमात जैतपुर जमात ने ये काम स्टार्ट किया। ऑन द रिकॉर्ड है ये बात, बिल्कुल, कि जैतपुर जमात ने ये स्टार्ट किया सबसे पहले। बारिश का पहला कतरा कहूँगा, ये बारिश का पहला कतरा था। हेल्थ कार्ड किसी भी जमात ने अपनी जमात के लोगों के लिए ये हेल्थ कार्ड का इजरा किया, ये पहला कतरा था। इसके बाद कई जमातों ने माशाल्लाह इसी रॉ पर चलते हुए अपने आप को स्टेबल किया, और अब हमारी पैटर्न बॉडीज़, जिसे मैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन कहूँगा, अब उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डालना शुरू किया है। क्या बात है। इससे फ़ायदा पता है आपको क्या हुआ? हमारी बिरादरी में वाइट कॉलर को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये जगह से नहीं है, ये वाइट फंड है। तकाफुल का मकसद यही है कि आप वाइट फंड से, इस कार्ड से आप इलाज करवा सकते हो। 4 लाख से लेके 5 लाख के तक इसकी लिमिट होती है। इस लिमिट में आप ये कार्ड इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, 240 हॉस्पिटलों में।
यानी कि सिर्फ ज़कात के मुस्तहिकीन नहीं बल्कि वाइट कॉलर जो और सफ़ेद पोश अफराद, वो ख़ानदान जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं, ज़कात नहीं लेना चाहते, वो भी इस कार्ड से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल उस कार्ड से फ़ायदा। अभी मैं परसों की बात कर रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए का इलाज था उसका, उस कार्ड से इलाज हुआ। तबा किडनी में हुआ। उसने कहा भाई मुझे ज़कात से नहीं चाहिए, तो मैंने कहा आपके पास कार्ड तो है ना? बोला हाँ कार्ड है। तो मैंने कार्ड से चार्ज करवा लो। 2.5 लाख रुपए कार्ड चार्ज करवा के आप भी मुझे 10 मिनट पहले रिंग किया कि अमीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल सेट है और बिल्कुल सही हो गया। दुनिया के अंदर कहीं पे भी आप चले जाओ, हेल्थ कार्ड सिस्टम है। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ तकाफुल है। बिल्कुल, मेरे सारे मेमनों से ये रिक्वेस्ट है कि सारे मेमन के पास ये हेल्थ कार्ड होना चाहिए। कितने हेल्थ कार्ड का इजरा हो चुका है अब तक? आप कितने खानदान इससे फ़ायदा उठा रहे इस वक्त? आज हमारे यहाँ पे कम से कम अभी तक जो मैंने जो है ना 2500 फैमिली का कार्ड बना चुका हूँ। 2500 फैमिली? या एक फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, मियाँ बीवी और 3 बच्चे। 1 लाख से ज़ायद लोगों को आपने कवर कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे फ़ायदा पता है आपको क्या हुआ था भाई? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा ना उसको जमात में आने की ज़रूरत है, उसको बाइख्तियार बना दिया मैंने। कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई कुछ नहीं। ज़्यादातर बोलता है मैं कॉर्पोरेट का मेंबर हूँ, उसकी इज्जत ज़्यादा होती है हॉस्पिटल में। क्या बात कि भाई ये तो कॉर्पोरेट का मेंबर है। क्या बात है। और उसका इलाज भी आसानी से हो जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, 1 रुपया भी उसको नहीं देना। हेल्थ कार्ड के बाद ई कॉमर्स को आपके सुपुर्द की गई है। हेल्थ कार्ड में कोई ऐसी बात जो रह गई हो जो आप करना चाहते हो? क्या प्लीज़। हेल्थ कार्ड में सिर्फ ये नहीं है कि हॉस्पिटल में ये एडमिट होगा तो ही इसका कुछ होगा। हॉस्पिटल में इसका इलाज भी फ्री। देखो, और जब बीमार होता है तब हॉस्पिटल में जाता है, जब खुशखबरी होती है तब भी हॉस्पिटल में जाना होता है। तो डिलीवरी के भी 60,000 रुपये इसमें मिलेंगे। अच्छा जी हाँ, आप किसी आगा खान में डिलीवरी करा लो, लियाकत हॉस्पिटल में करा लो, 240 हॉस्पिटल में कहीं भी ये जो पैनल पे हैं उस पर आप इलाज करवा लो। आप 60,000 रुपये का इस कार्ड से आप चार्ज करवा सकते हो। यानी कि 60,000 तक की लिमिट इन्होंने जचा बचा के लिए भी कर दी है, डिलीवरी केसेस में भी कर दी है। मेरी मेमन फेडरेशन से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि सारे मेमन जो है ना एक छतरी के नीचे आके सारे एक कार्ड बनाना चाहिए। बल्कि मेरी जमात के अंदर तो मैंने ये काम लागू कर दिया है कि जिसके पास हेल्थ कार्ड है तो उसकी फैसिलिटी मिलेगी। हेल्थ कार्ड है तो अमीन पाने वाले से मुलाकात होगी, वरना अमीन पाने वाले से मुलाकात भी नहीं होगी। क्या बात है। ये देखें, हमें कुछ चीज़ें फोर्सफुली उनके फ़ायदे के लिए कानून बनते हैं, हमें किसी गलत काम से या किसी गलत हादसे से रोकने के लिए। तो ये जो अमीन साहब ने आखिरी बात की है, तो कुछ कानून बनाया गया है कि ताकि अवामुन्नास ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सके। सर, ई कॉमर्स, दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है कि घर बैठे आप अपनी रोज़ी, अपने रिस्क के ज़राए पैदा करें, और इसने क्या दुनिया में एक धूम सी मचा दी है। पाकिस्तान में एक ज़माना था कि बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं हुआ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई थी, लेकिन कोविड, जिसे कहते हैं कि ये हादसा था कोविड, उसमें उस आजमाइश को हमने अपॉर्चुनिटी बनाया। और अब जो उसके बाद से जो ई कॉमर्स का बूम हमने देखा है 2020 के बाद, 2019 के बाद, वो अब सर चढ़ के बोल रहा है। और आपने इसको सबसे पहले पकड़ लिया और अब ई कॉमर्स पर आपने ट्रेनिंग्स का आगाज़ भी कर दिया, और माशाल्लाह अब उससे लोगों ने अपना बिजनेस का आगाज़ भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। IT का कोर्स अगर कोई बच्चा नहीं सीखता ना, तो मेरी नज़र में वो दुनिया के से पीछे है। सही। IT का कोर्स कंपलसरी है। अभी तक मैंने यही कहा है सबको कि भाई जो 25 साल का बच्चा है ना, जेप्तूरियन, उसको IT का कोर्स होना लाजिम है। उसको हम फ्री कराएंगे, बिल्कुल। उसको पैसे भी हम देंगे, उसका टोटल खर्चा हम देंगे IT का कोर्स करने के लिए। अभी मैंने रिसेंटली जो है ना 40 बच्चे IT का कोर्स करवा के उनको अपने अपने काम में लगा है। अच्छा। अमेज़ोन में अपना माल भी बेचते हैं, बल्कि चाइना से मंगा के मैंने खुद दिया इनको माल। अरे कि बेचो, नफ़ा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। क्या बात है। अब रमज़ान के बाद फिर दोबारा IT का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि IT का कोर्स डॉक्टर ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर ज़रूरी नहीं है, IT का कोर्स ज़रूरी है इस वक्त दुनिया में। क्या बात है। दुनिया से के साथ कदम ब कदम चलने के लिए IT का कोर्स कंपलसरी है। इसका जो फ़ायदा आपने देखा, क्या इसमें सिर्फ लड़के ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बच्चियों ने भी इस कोर्स को लेने की कोशिश की है? इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ लड़कियों को। क्या बात है। इससे फ़ायदा पता है क्या हुआ जमात को, कि ज़कात लेने वाले कम हो गए हमारे पास। बहुत खूब। क्योंकि अब पहले ये होता था कि एक आदमी काम करता था, लड़का या बाप। अब लड़की भी इनका सपोर्ट करती है, फैमिली के मेंबर इस काम में आ गए हैं। हाँ, तो इससे फ़ायदा हमारी जमात को ये हुआ कि IT का कोर्स करवाने से इनका घर का खर्च
औरत भी चला रही है, बच्ची भी चला रही है, लड़का भी चला रहा है। अच्छा, एक और जो होगा, आपकी कमेटी से तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने देखा था, मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा भी रहा था कि क्योंकि जब कोई आईटी का कोर्स हो जाता है, जो मिडिल क्लास तबके हैं उनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप का इशू रहता है, लेकिन आपने, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक प्रोग्राम में आया तो आपने उनको फैसिलिटेट करने के लिए लैपटॉप का इजरा भी कोई 1.5 साल पहले का किसी प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। अल्ताफ भाई, जो मैंने राहत इमरजेंसी खोली ना, उसका मकसद यही है कि जिसके पास लैपटॉप नहीं है उसकी राहत इमरजेंसी में हम लैपटॉप भी देते हैं। क्या बात, यही मकसद था मेरा। राहत इमरजेंसी का मकसद यही था कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो। चलो भाई, आईटी का कोर्स कर लिया, लैपटॉप नहीं है, हम लैपटॉप भी देते हैं। चले, राहत इमरजेंसी एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है और उसको मैं समझने की कोशिश करूंगा पूरे कि ये इंतहाई यूनिक प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि किसी भी जमात में इस किस्म का 24/7 का कोई प्रोजेक्ट का इस तरह से अवाम उन्नास के लिए खोल देना बड़ा मुश्किल काम भी होता है, और इसको चलाना और इनको जवाब देना, जवाब करना, रिप्लाई करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यकीनी तौर पर नाज़रीन कराम, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के बाद राहत इमरजेंसी का जो प्रोजेक्ट मोहम्मद अमीन सिद्दीक पानावाला साहब जारी रखे हुए हैं उसके बारे में तफसीलात लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान
तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर रहमत है मेहमान के इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में, जहां हम जिक्र कर रहे थे मोहतरम जनाब अमीन सिद्दीक पानावाला साहब से इनके उन कामों के बारे में जिसके बारे में मैंने जब जैसे जैसे मैं पूछता जा रहा हूँ, जो वो बताते चले जा रहे हैं, यकीन करें एक हैरत का तसम्मा मुझ में तारी हो रहा है कि कोई एक शख्स इन सब चीज़ों पर कैसे संभाल सकता है, कितना वक्त दे सकता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से बड़ी चीज़ कि राहत एमरजेंसी से मुराद आप समझ गए होंगे, इस कमेटी का, ये शोबे का नाम ही राहत एमरजेंसी है कि राहत पहुंचाना एमरजेंसी सूरत में, हंगामी सूरत में, किसी वक्त भी 24 घंटे आपको किसी वक्त भी किसी की कोई भी कॉल आ सकती है। वो किन किन शोबों में ये काम कर रहे हैं सर? ये राहत एमरजेंसी का नाम से ही जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि किसी को राहत पहुंचानी है एमरजेंसी बुनियादों पर, यानी कि हंगामी बुनियादों पर। तो ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए। राहत एमरजेंसी कमेटी क्या है, इसमें किस किस किस्म की एमरजेंसीज़ में लोग आपसे रब्ता करते हैं, उसको आप किस तरह से डील करते हैं, और कितने लोग, यकीन तौर पर फिर तो आपका 24/7 फ़ोन बजता ही रहता होगा। तो भाई बिल्कुल बजता है फ़ोन मेरा, और मुझे खुशी होती है फ़ोन बजता है तो कि क्या किसी का काम मैं कर सकूं। राहत एमरजेंसी का मकसद यही होता है, मिसाल के तौर पे आपको किराया देना है घर का, अब किसी का जो हालात है इस वक्त, आपको सबको मालूम है जो हालात है, 2 महीने का किराया नहीं भरा, मालिक मकान ने कब्जा करके बैठ गया ताला लगा के। अभी 3 दिन पहले की बात है, घर पे कब्जा, वो अपनी माँ के घर पे, लड़का अपनी माँ के घर पे। क्यों? किराया 3 महीने का नहीं दिया, मालिक मकान ने ताला लगा दिया। किराया कितना है भाई? 36,000 रुपये 3 महीने का। तो उसको राहत एमरजेंसी बोलते हैं कि 36,000 रुपये दे के इसको वापस अपने घर में आबाद करना। क्या बात है ये इन मुश्किल हालात में। अचानक किसी का फोन है। रिसेंटली एक बात करूँ, शायद आपको रोना आ जाएगा। आपने तजुर्बात की रोशनी में बताइए। असल काफ़ी चीज़ें ऐसी जमात में देखने को मिलती है जो मैं खुद भी रो पड़ता हूँ। नो डाउट, खिदमत इंसानियत तो ऐसा ही शोबा है। एक औरत आई, इसके साथ एक लड़की भी थी। एनओसी बनती है हमारे यहाँ पे, जब आदमी मर जाता है ना तो उसकी एक एनओसी बनती है कि भाई ये जब्त वाली है। तो एनओसी बन रही थी, तो मैं इत्तेफाक से जमात में पहुँच गया। मैंने कहा जी बेटा क्या मसला है? बोला एनओसी बनानी है। तो मैंने कहा अभी बना देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप डॉक्यूमेंट पूरे कर दो। वो लिटरली रोने लगी यार, तब भाई ऐसी रो रही थी, ऐसी रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या बेटा ये बताओ? बोला घर पे खाने के लिए नहीं है 3 दिन से हमारे घर पे। और मेरा बाप, मैं नाम नहीं लूँगा मीडिया के सामने, बोला मेरा बाप ज़कात के पैसे 5 लाख रुपए यहाँ देता था, आज मेरे घर पे खाना नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोला वालिद का इंतकाल हो गया, दुबई में कारोबार था और यहाँ पे भी कारोबार था, पार्टनर ने पूरा कब्जा कर लिया। सिर्फ मुझे 3 महीने का राशन दे दो, मैं खुद काम करूँगी और आके लिखवा दूंगा, अब मुझे राशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने वाक़ये हैं यहाँ पे। ये है राहत एमरजेंसी। उसी वक्त हंगामी बुनियाद पर आप उसी वक्त मैंने राशन मंगा के उसको दिया कि मैंने कहा जाओ बेटा, और कोई मसला हो तो भी मेरे पास आ जाना। ये एक आपने कहा कि हंगामी बुनियाद पर आपने राशन दिया। इमरजेंसी की सूरत में अगर हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है उस पे क्या होता है? बिल्कुल एक लिमिट है, जैसा मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए की, जी या कार्ड पे 2 लाख की लिमिट हो गई है उसकी। उसके बाद भी अगर उसको नीड पसंद है ना, ज़रूरत है ना, तो उसको भी मैं देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं आ रहा था तो फ़ोन आया कि भाई वो 2.5 लाख की लिमिट तो ख़त्म हो गई। मैं अब्बा को यहाँ पे ले आया हूँ घर पे, वो सेहतमंद भी है लेकिन इसकी मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन 3 दिन की सिर्फ 40,000 रुपये की है। वो राहत एमरजेंसी में मुझे देनी पड़ी। तो राहत एमरजेंसी अभी मैं चल रहा था आपके यहाँ से सीधी, तो फ़ोन आ रहा था, तो मैं कंटिन्यू इसी को जवाब दे रहा था और इसका पूरा डेटा आया कि भाई ये दवाई मुझे चाहिए। किस किस्म के, जब राहत एमरजेंसी में कितने ख़ानदानों को आपको देखना होता है तकरीबन? देखो हमारी बरादरी के अंदर जयपुर में मेरे पास पूरा डेटा है और 1546 आदमी मेरे इस फ़ोन पे है। 1546 ख़ानदान हो गए ना जी, 1500
46 खानदान नीडी पसंद है जिनकी किसी भी सूरत में हमको मदद करनी होती है, चाहे वो मेडिसिन में हो, एजुकेशन में हो, हॉस्पिटल में हो, राशन में हो, घर के किराए में हो, इलेक्ट्रिक का कोई बिल फंस गया हो उसके लिए हो, गैस का बिल हो उसके लिए हो, बच्चे की वैगन का मसला हो उसके लिए हो, किसी भी सूरत में ये मसले होते हैं जो हमें करना पड़ता है। नाज़रीन, ये 1500 से ज़ायद फैमिलीज़ का डाटा इनके पास जो मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा फिगर आपको लगता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मेमन कम्युनिटी की जितनी भी जमातें हैं, जेतपुर कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी है। तो मैं कहता हूं कि ये 1500 नहीं, शायद 15,000 ख़ानदान भी होंगे ये, तो इनमें से ये 1500 ख़ानदान हैं जो राब्ते में हैं, मुसलसल राब्ते में हैं, और इनको किस तरह से ये तमाम अहदाफ में बताया इन्होंने कि किन किन मदों में ये राहत एमरजेंसी सूरत में जब कहीं और जाने का मौका ना मिले तो जमात एक माई बाप बनकर उन पर सरपरस्ती शफ़क़त रखती है, और किस अंदाज से ये काम हो रहे हैं। मैं आपको इन तमाम कामों के बाद ये पूछना चाहूँगा कि ख़ुद अमीन साहब जो है वो अपना काम कब करते हैं, क्योंकि आपका हेल्थ कार्ड, आपका ई कॉमर्स, आपकी राहत एमरजेंसी ही इटसेल्फ इतना बड़ा काम है जो पूरी जमात करती है मिलके, वो आप अकेले सिंगल हैंडेड कर रहे होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अमीन पानावाला साहब जो हैं वो अपने काम के लिए आपको वक्त मिलता है, या वो आपने फिर अल्लाह तवक्कल ही छोड़ा हुआ है? अल्ताफ़ भाई सही मानों में पूछो ना, तो अल्लाह तवक्कल छोड़ा है। और जब से मैंने ये जमात का काम किया ना, लोगों की खिदमत का काम किया है, आप मानो अल्लाह की ऐसी मदद आती है मेरे काम में कि मैं सोच भी नहीं सकता। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श भरी पर। ये इसका जो है ना चलता फिरता नमूना आपने मुझे पेश कर दिया। वैसे बाय प्रोफेशन आप करते क्या हैं? बेसिकली मेरा कपड़े का इंपोर्ट का काम है। और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं कपड़े का? मैं बेसिकली 1991 से कर रहा हूँ, मतलब समझ लो 90 से कपड़े काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में था, जो वीसीआर का काम करता था, A to Z इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। बहुत बड़ा नाम था ये। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हर आदमी मुझे जानता है अमीन A to Z इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। अब मुझे जो जानता है, मैं खुद भी, मेरा वास्ता भी है उस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से, तो मुझे याद है ये उस अपने वक्त का एक बहुत बड़ा नाम था अपने शोबे का, जैसे वीसीआर वीसीपी का काम कहते हैं उसमें, उस टाइप का, उसमें कोई शक की बात नहीं। तो वो काम मैं कर रहा था, सारे ब्रांड मेरे अंडर में थे, नेशनल, तोशिबा, सारी कंपनियां मेरे पास थी। मैं उम्रे पे था, मैंने वहाँ पे सारे मुफ्ती साहब को, हज़रात को दावत दी वहाँ खाने पे, मदीना में, मक्के में, यस, अजीज़ खोके में मैंने सबको दावत दी। सब रोज़े के बाद आए तो मेरे को पूछा, आई साहब आप काम क्या करते हो अमीन भाई? सब दस्तरखान पे बैठे थे? सब दस्तरखान पे बैठे होते, खाना स्टार्ट करने वाले थे, एक दूसरे के कारोबार का जिक्र जैसे होता है, दूसरे के बारे में मालूमात लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा आप क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं वीसीआर बेचता हूँ। बोला सारी कंपनी का बेचते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा आप जो काम कर रहे हो वो गुनाह जारिया कर रहे हो, तो हम आपका खाना नहीं खा सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगर ये काम छोड़ दूँ तो? बोला फिर हम आपका खाना खा लेंगे। मैंने कहा आज मैं मक्के में बैठ के ये वादा करता हूँ कि मैं कराची जाके सारी दुकानें वाइंड अप कर दूँगा और मैं ये काम ख़त्म कर दूँगा। फिर मैं गया मक्की मस्जिद में, मेरे पार्टनर थे, उन्होंने कहा कि आप मक्की मस्जिद चलो, वहाँ मशवरा करते हैं वापसी के बाद कि ये काम आप बंद करोगे तो क्या सही। तो मैंने कहा जी चले। तो सारे बुजुर्ग बैठे होते, बोला आप एक काम करो, ये काम छोड़ने से पहले आप दूसरा कोई काम ढूंढ लो। सही है। जब आपको काम मिल जाए तो ये काम आप छोड़ देना। सही है। तो मैंने कहा एक मुझे ये खाली इतना मशवरा दे दो, अगर इस दौरान मैं मर गया तो क्या होगा? आप बोलते हैं ये काम जारी रखो और दूसरा काम ढूंढो, और अगर ये काम आप करते करते मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? बोला आप छोड़ दो काम। अल्ताफ भाई जिस दिन से मैंने काम छोड़ा मुझे कुछ काम नहीं आता था, न कपड़े का, सिर्फ कपड़े का काम मेरे को भी नहीं आता था। मैंने ये क्या स्टार्ट कपड़े का काम, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी अल्लाह पाक ने जितना मैं कमाता था उससे 10 गुना वहाँ पे ज़्यादा दिया। हाय हाय हाय। और रियल बात कर रहा हूँ मैं, अपने दिल से बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ये दिल से निकली बात आपका चेहरा बता रहा है कि कितनी दिल से निकली है, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है।
ये आपके लबों से नहीं हो रही, ये आपके दिल से आवाज़ आ रही है और आपका चेहरा बताता है। तो ये इतनी बड़ी कोई एक लम्हे के लिए जिस वक्त मैं थोड़ा सा उस मंज़र को अपने जहन पर तारी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मक्का के दस्तरखान पर तमाम उलमाए कराम के साथ आप बैठे हैं और आपकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सवाल होगा, नहीं, और ना ही आपने ये सोचा था कि जाके मुझे कुछ करना है अपने कारोबार के हवाले से, इतनी 360 डिग्री चेंज करना है। तो ये जो फैसला उस वक्त किया, आप समझते हैं कि इसमें अमीन के साथ अल्लाह ताला का फैसला भी शामिल हो गया? 100% अल्लाह के फैसला। क्या बात है, क्या अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की मदद थी तो मैंने ये काम छोड़ा और अल्लाह पाक ने मुझसे सिर्फ 10 गुना दिया। मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरा खर्चा 25,000 रुपये है महीने का, कि 25,000 रुपये मैं दूसरे काम में नहीं कमा सकता। तो अल्लाह ने कहा तेरी सोच 25 लाख की है ना, मेरी सोच तो 2.5 करोड़ की है तेरे को देने की। क्या बात, भाई इससे भी ज़्यादा देने की है। क्या बात है, क्या बात तो है। अल्लाह के ऊपर आप जब तवक्कल करते हो ना, तो खुदा की कसम सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। जब से मैं खिदमत का काम कर रहा हूँ ना, मेरे काम ऐसे हो जाते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। आप करके तो देखो। मतलब आज रमज़ान की हमारी ये खुसूसी महफ़िल जो है वो एक बाबरकत और ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ बहुत कुछ सिखा के भी जा रही है हमें। नाज़रीन कराम, जिस तरह से एक कारोबार को, चलते हुए कारोबार को, बड़ा दिल जिगर चाहिए होता है उसके लिए। एक चलते हुए कारोबार को जिसमें लाखों की इनकम रोज़ाना आ रही हो, उसको यकदम यूं ब्रेक लगाना और फिर किसी और तरफ, किसी नई तरफ जहाँ पे कभी ज़िंदगी में काम ना किया हो, उस तरफ का सोचना भी लोग जो है ना वो अपने लिए एक बहुत बड़ा जो है तूफ़ान समझते हैं, जिसको उन्होंने पल भर में सोचा, तय किया, दिल बनाया, दिमाग बनाया और चल दिए, और अल्लाह पाक ने इनका कैसा हाथ पकड़ा है फाइनली। अल्ताफ़ भाई, मैं आपको एक बात बीच में बोल रहा हूँ। जी जी। मैं फेज़ 8 में रहता हूँ। फेडरल एरिया में लोग जेतू वाले ज़्यादा रहते हैं, नीति पसंद, सारी बिरादरी के लोग रहते हैं। सही है, सब जमात के। जब फेडरल एरिया से आदमनगर में हेड ऑफिस में जब ये आती है एप्लीकेंट, तो उसका 700-800 रुपये खर्चा हो जाता है रिक्शे में आने का। सही है। तो उसको बचाने के लिए मैं डिफेंस से हर हफ्ते के दिन ब्रांच ऑफिस हुसैनाबाद पे जाता हूँ। रात को 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वहीं बैठता हूँ। उसी वक्त उसके फैसले करता हूँ। उसी वक्त छोटा मोटा होता है वो फैसला हो जाता है। घर की कोई एप्लीकेशन होती है तो फिर हेड ऑफिस में बुलाना पड़ता है। क्या बात। बाकी उसी वक्त फैसला कर देता हूँ। उनको भी इतनी ज़्यादा जहमत ना हो कि कहीं और जाके इंतज़ार करें, फॉर्म भरें, आपका वेट करें। आपने अपना दिन मुकर्रर कर दिया, उस दिन आएँ, अपना फैसला करवाएं और अपना 50 एप्लीकेंट भी आते हैं, सिर्फ 50 एप्लीकेंट भी, जो वहाँ से टैक्सी या किराया करके आते हैं या रिक्शे में आते हैं। 50,000 रुपये की बचत करते हैं। 50,000 रुपये की बचत हुई, यही कहने का मकसद था मेरा। बिल्कुल ऐसा ही है। 50,000 रुपये की बचत हुई, वक्त की बचत हुई, सिर्फ आपके एक अकेले वहाँ जाने से। क्या बात है। अब फाइनली क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम को, नात भी हमें सुननी है। आसिफ मजीद साहब यकीनी तौर पर आपको लाए और आपके लाने के बाद शायद अल्लाह ताला के बाद आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस अंदाज से आप उनके साथ मिले हुए हैं, गो कि वो आपके कज़न भी हैं, आपके कज़न ब्रदर भी हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो जमात को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये सारे गोहरे नायाब ढूंढ ढूंढ के अपनी इस काबीना का हिस्सा बनाया है, कैसे देखते हैं आसिफ मजीद साहब के इन 12 सालों को? कम बेश उनका भी 6ठा टेन्योर चल रहा है। आसिफ मजीद जो है ना, आसिफ मेरे रिश्तेदार भी है, चाचा भाई भी है। जी जी। हम एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली आसिफ भाई को ही जमात ही चलानी चाहिए क्योंकि उनको हक है, समझ रहा हूँ। इसलिए वो मेहनत करते हैं, हौसला देते हैं। भाई क्या मसला है, ये मसला है, अच्छा जी कर दो, फ्रीडम मिलता है। आसिफ भाई मालूमात रखते हैं। सही मानों में सज़ा का अनअपोज आते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम पे अनअपोज होना चाहिए। क्या बात है। आज एक और मार्का, एक और नया जो है वो पैगाम भी आ गया कि अनअपोज तो हर 2 साल बाद आते हैं, अब कोई लाइफ टाइम वाला सिलसिला होना चाहिए, ताकि लाइफ टाइम ता हयात सदर का भी कोई ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि अब जब तक अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी रखी है, अल्लाह पाक इनका साया तादेर कायम रखे हम सब पर, उनको तब तक के लिए सदारत आसिफ भाई को मिलनी चाहिए। फाइनली आखिरी सवाल, जो हमेशा आप भी हमारे करीब रहे हैं और दी मेमन टीवी की जितनी सरपरस्ती जेतपुर और आप अहबाब जितने कर रहे हैं, कभी भी किसी ने नहीं की है, तो दी मेमन टीवी हमारे CEO अली गोडल भी इतना ही जुनूनी है जितना कि आपके आसिफ मजीद साहब और आप ख़ुद हैं। तो कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस तरक्की को? आज हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं, अली गोडल साहब की जिस अंदाज से वो आगे लेके चल रहे हैं हमारी कामयाब रमज़ान ट्रांसमिशन में, कहूँगा
कैसे देखते हैं अली की और मेमन टीवी की इस जर्नी को? तब मैं आपसे ये बात करूं कि जितने काम मैं करता हूं ना, और बल्कि हमारी जमात जो करती है ना, सारे जितने भी एमसी मेंबर हैं, जी जी जी, ये सबका सवाब अली गोडिल को जाता है। क्या बात, क्योंकि अली गोडिल मीडिया से ही जो है ना लोगों को पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। इससे हमारा डोनर भी मुतमईन होता है कि हाँ भाई काम हो रहा है। और मैं एक दफ़ा आज मीडिया के सामने डोनर से अपील करूँगा बिल्कुल, कि भाई हमारी बिरादरी में बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है कि इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हमारी और आपकी ज़कात जो है ना वो सबसे पहले हमारी बिरादरी का हक़ है। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ कि अपनी ज़कात जितनी निकलती है उसका 20% एक दफ़ा आप जमात में दे दो, एक साल मैं 50% लोगों को ज़कात से ख़त्म कर दूंगा। क्या बात है। 2024 का मेरा मकसद ही यही है कि लोगों को अपने काम पे लगाऊं, वो ज़कात से निकल के अपना रोज़गार खुद कमाए, खुद कफील बने। इसलिए हमने लोगों को बाइकें दिए, 500 बाइकें दी अता भाई, माशाल्लाह। 500 क्यों मोटरसाइकिलें, 500 बाइकें क्यों दी हमने? कि लोग अपना रोज़गार करें, ज़कात से निकले, आए हमारे पास, काम बताए, हम काम करके देंगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत कि खूब। 2024 का मकसद यही है हमारा कि लोगों को हम ज़कात से निकाल के अपने काम पे लगाएंगे। ये हमारा विज़न है। 2024 का विजन बताया जेतपुर मेमन एसोसिएशन का, और ख़ुद अमीन साहब का भी, और ख़ुद आसिम मजीद साहब का भी, कि पावर्टी एलिमिनेशन, यानी कि इस 2 साल हमने कोशिश करनी है कि कम गुर्बत की सतह को कम से कम करके लोगों को कारोबार की तरफ लाया जाए और लेने वालों के बजाय देने वाले ज़्यादा पैदा की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका हमारी आज की नशिस्त में हमारा मेहमान बनने के लिए। दिल खुश हो गया आपसे बात करते हुए, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी हमारे इस स्टूडियो में आकर बड़ी खुशी हुई होगी। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, यानी कि इस प्रोग्राम की आखिरी नात। इससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक बहुत ही उम्दा कलाम के लिए मोहतरम बदरुद्दीन कादिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि इस प्रोग्राम का अख्ताम आपकी खूबसूरत नात से होगी। माशाल्लाह अमीन भाई उम्र पर जा भी रहे हैं, और आपकी बहुत ही प्यारी गुफ्तगू के दौरान ही मेरे जहन में जो कलाम के अल्फाज आए हैं वो पेश करता हूँ। शायर कहते हैं, खुदा रखे मदीने का सफ़र है, दयारे मुस्तफ़ा पेशे नज़र है, मेरे हर काम बन जाते हैं अंजुम, मेरे हर काम बन जाते हैं अंजुम, निगाहे मुस्तफ़ा का ये असर है, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, मेरे आका का दर होगा पेशे नजर, चाहिए और क्या, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, तेरा दिल तुझसे पहले जा रहा है, बुला लेते हैं अपने दर पे आका, बुला लेते हैं अपने दर पे आका, बुरों पर उनकी रहमत किस कदर है, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, मदीने वाला ही बुलवा
रहा है। जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मालो सर की बात नहीं है, सब ये कर्म की बातें हैं। जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, मदीने वाला ही बोलवा रहा है। और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना इतना लंगर खा रहा है। अमीन साहब, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। तेरा दिल तुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान